मेरे प्यारे बच्चों, पिछले दिनों निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जूम ऐप पर आपका शिक्षण प्रारंभ किया गया था, लेकिन आपके तरफ से कुछ तकनीकी खराबी होने के नाते आप उससे जुट नहीं सके और आपको समुचित लाभ नहीं मिल सका। इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि वह कार्यक्रम जूम ऐप के द्वारा आपको शिक्षण देने का चलता रहे। तकनीकी दिक्कत दूर होगी, आप उसे जुड़ते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको उस पाठ्यक्रम पर एक वीडियो भी YouTube पर लोड कर दिया जाए ताकि आप उससे भी लाभान्वित हो सकें। जो लोग उससे नहीं जुड़ पाएंगे, तकनीकी खराबी होगी, वो लोग YouTube के द्वारा उस वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे। हम शुरू करते हैं आज आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के बारे में। अब तक 8 तक आपने विज्ञान एक सामूहिक रूप से पढ़ा, लेकिन जब आप 9th में आ गए हैं तो आपका जो विज्ञान है वह 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड भौतिक विज्ञान का है, दूसरा खंड रसायन विज्ञान का है और तीसरा खंड जीव विज्ञान का है। ये तीनों खंड अलग अलग अध्यापकों द्वारा अध्यापित किए जाएंगे। इन खंडों में प्रमुख रूप से जीव विज्ञान का अध्यापन मेरे द्वारा किया जाना है। हम चर्चा करते हैं आज जीव विज्ञान की। अगर हम जीव विज्ञान के परिभाषा पर ध्यान दें, जैसा कि शब्द है जीव विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जो जीवन से संबंधित हो, जो जीवधारियों से संबंधित हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। हम जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम के पहले अध्याय जो आपके पाठ्यक्रम में है उसकी चर्चा करते हैं। आपका जो पहला अध्याय है, जैसा कि मैंने लिखा है, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जो हम कहते हैं तो वहाँ भी शब्द आता है जीवन। जीवन का मतलब, जीवन की परिभाषा अत्यंत ही कठिन और दुरूह विषय है। यह एक भाववाचक संज्ञा है जिसको परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता है। केवल कुछ ऐसे क्रियाकलापों द्वारा ही जीवन की अनुभूति की जा सकती है। मूलतः कहा जा सकता है जीवन एक संवेदना का विषय है। एक अंग्रेज वैज्ञानिक स्पेंसर ने कहा था कि प्रकृति के प्रति सफल संवेदना ही जीवन है। यानी प्रकृति के प्रति जो हम संवेदित होते हैं, इन्हीं संवेदनाओं में जीवन निहित है। हम यहाँ चर्चा करेंगे जीवन की मौलिक इकाई। अब हम जीवन एक व्यापक विषय है, उसकी मौलिक इकाई। जहाँ तक मौलिक शब्द का अर्थ है, मौलिक माने मूल और इकाई माने छोटा सा भाग। किसी बड़ी चीज का वो छोटा सा भाग उसकी इकाई कही जाती है। अब हम बड़ी चीज के छोटे से चीज की बात करते हैं, बड़ी चीज के छोटे से अंश की बात करते हैं। जैसे एक बहुत विशाल समुद्र है, उसका छोटा सा अंश हम एक बूंद निकाल लें तो एक बूंद जो है वो पूरे समुद्र की इकाई है। अब हम उस समुद्र और उस छोटी सी बूंद की अगर तुलना करें तो जो गुण उस समुद्र के अंदर होंगे वही गुण उस छोटे से बूंद के अंदर भी होंगे। जो रचनात्मक व्यवस्था समुद्र की होगी वही रचनात्मक व्यवस्था उस छोटे से बूंद की भी होगी। उदाहरण के तौर पर वह भी द्रव अवस्था में है और बूंद भी द्रव अवस्था में है। उसका भी रासायनिक संगठन में मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। बूंद के भी रासायनिक संगठन में वही सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। उसका भी स्वाद खारा होगा, इसका भी स्वाद खारा होगा। यानी जो भी गुण होंगे उस समुद्र के, वे ही गुण उस छोटे से बूंद के अंदर ही होंगे।
वैसे ही हमारे जीवन, अब हम यहाँ विचार करेंगे उस विशाल जीवन की सबसे मौलिक इकाई क्या है। इस पर गहन चिंतन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक ये निष्कर्ष पर आए कि जीवन की जो मौलिक इकाई है वो हर जीवधारियों के अंदर पाए जाने वाली वो विशेष रचना है जिसे कोशिका कहते हैं। अब ये कोशिका शब्द का उद्घाटन, कोशिका शब्द की खोज करने का श्रेय सबसे पहले एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को जाता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। उसने 1665 में एक हैंड लेंस द्वारा कार को देखा, कार के पतले से टुकड़े को देखा और उसने देखा कि तमाम उसमें गोल गोल मधुमक्खी के छत्ते के आकार की रचनाएं पाई गई। ये गोल गोल जो छत्ते की रचनाएं थी उसने उसको कोशिका नहीं कहा, कोशिका तो हिंदी शब्द है, वह लैटिन भाषा में उसने कहा सेलुला। वही सेलुला का हिंदी रूपांतरण आज हम कोशिका कहते हैं। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, क्योंकि कार्क सूख चुका था, मृत हो चुका था। केवल उसने क्या देखा, एक आवरण देखा गोल गोल, उसमें कुछ था नहीं। और उसके बाद तमाम ऐसे पत्तों के, फूलों के, तनों के चीजों को काट काट के देखा गया। उन सारी चीजों की पुष्टि हुई। जंतुओं के त्वचा के खुरेद करके तमाम चीजों को, जंतुओं और पौधों की तमाम अंगों को देखा गया। वो सारी रचनाएं, ऐसे ही रचनाएं गोल गोल उनमें पाई गई। तो निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो रचना है, चाहे वो वनस्पतियां हों, चाहे वो जंतु हों, यानी किसी प्रकार का जीवधारी क्यों न हो, सब में ये रचना पाई जाती है। इसीलिए इसको मौलिक रचना कहा गया। अब मौलिक रचना तो हो गई, सब में पाई जाती है। किसी भी जीवधारी की दो पक्ष होते हैं, एक उसकी रचनात्मक पक्ष और दूसरा उसका क्रियात्मक पक्ष। तो रचनात्मक समानता तो देख ली गई, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे, सब में पाई जाती हैं। लेकिन क्रियात्मक पक्ष पर अगर विचार किया गया तो पाया गया कि क्रियात्मक पक्ष भी लगभग सब में बराबर होती है। यानी हर कोशिकाएं जो जीवन की क्रियाएं करती हैं लगभग समान करती हैं और करने में सक्षम होती हैं। हर कोशिका सांस ले सकती है, हर कोशिका प्रजनन कर सकती है, हर कोशिका उत्सर्जन में भाग ले सकती है। यानी हर कोशिका अलग अलग सभी क्रियाओं को समान रूप से कर सकती है और उनको करने के लिए वो सक्षम होती है। तो अगर हम दोनों चीजों पर विचार करके उसके क्रियात्मक पक्ष को और उसके रचनात्मक पक्ष को विचार करते हुए और दोनों के गुणों को समाहित करते हुए अगर हम कोशिका को एक पंक्ति में परिभाषित करें तो हम एक पंक्ति में उसको परिभाषित कर सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीवधारी में पाए जाने वाली वह मौलिक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ध्यान देने के पश्चात है दो बातें, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यानी पूरा शरीर, किसी जीवधारी का पूरा शरीर जो काम करता है वह एक कोशिका भी संपन्न कर सकती है। अगर रचनात्मक बात करें, जैसे कोई कमरा जो है, अगर ध्यान दें, कमरे का निर्माण छोटे छोटे ईंटों से मिलकर होता है। एक एक ईंट जो है उस पूरे कमरे की रचनात्मक इकाई है। वैसे हमारे शरीर की रचनात्मक इकाई भी कोशिका है और क्रियात्मक इकाई भी कोशिका है।
तो एक लाइन में परिभाषा आप लिख लें, किसी भी जीवधारी के शरीर की मौलिक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं, और वह अपने अंदर जीवन के सारे लक्षणों को समाहित करती है। उसमें कुछ जीवन के वैशिष्ट्य होते हैं, उसमें जीवन के कुछ विशेष गुण प्रकट होते हैं। अगर हम कोशिका के वैशिष्ट गुणों की चर्चा करें तो हमें दो तीन बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पहला, प्रत्येक कोशिका जो होती है स्वतंत्र गुणन की क्षमता रखती है, जिसको प्रजनन कहते हैं। वह इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से एक कोशिका विभाजित होकर के नए कोशिका को जन्म दे सकती है। दूसरा, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण। इसी कोशिका के अंदर जितने भी जीवन के मौलिक गुण होते हैं संग्रहित रहते हैं। वह एक रिजर्वायर है, वह एक संग्रह केंद्र है व्यक्ति के सभी गुणों को। यानी कोशिका के अंदर व्यक्ति जीवधारी के जीवन के सभी आवश्यक मौलिक गुण संग्रहित रहते हैं। तीसरा है स्वतः जीवन के प्रक्रियाओं को संचालन की क्षमता। वह स्वतः अपने समस्त क्रियाकलापों का संचालन कर सकती है। वह इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में वह क्रियाओं का संचालन भी कर सकती है। चौथी विशेषता, उपापचयी क्रियाओं का सुगमता पूर्वक प्रदर्शन। अब एक शब्द आ गया, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं एक जैविक शब्द है। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ हम उसकी चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे अगले जीवन के प्रक्रियाओं के बारे में तो हम आपको बताएंगे। यानी कोशिका के अंदर होने वाली समस्त प्रक्रियाएं उपापचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं और प्रत्येक कोशिका इसके लिए सक्षम होती है। अब ये कोशिका की विशेषता हो गई, ये मौलिक विशेषता कोशिका की है। अगर हम ध्यान दें, कोशिका का ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान तो बहुत छोटा सा था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने केवल लेंस के आधार पर देखा उसको और एक सूखी कोशिका देखा। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उसको नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते हैं। उसके अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं तो उनको देखने के लिए जाहिर सी बात है कुछ विशेष यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। अब वह यंत्र है जिसके माध्यम से हम उसके अंदर की चीज़ों को और देख सकें, उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी वह एक यंत्र है जो छोटी चीज़ों को बड़े स्वरूप में दिखाती है मुझको। जैसे जैसे वैज्ञानिकों द्वारा कौतूहल बस कोशिका के अंदर के चीज़ों को देखने के लिए कौतूहल उनकी बढ़ती गई, उन्होंने नए नए प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करना शुरू किया। गैलीलियो हुए, तमाम वैज्ञानिक, जानसीन हुए, तमाम वैज्ञानिकों ने तरह तरह के सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया। जो आजकल जो सबसे आधुनिकतम सूक्ष्मदर्शी है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसका निर्माण 1940 में नाल एवं रस्का ने किया था। यह वह सूक्ष्मदर्शी है जो आज की जो कोशिका की स्थिति है, जो हम कोशिका की स्थिति को जान पाए हैं, आंतरिक रचनाओं को और क्रियाओं के बारे में, वो हमें बताता है। और आज के दिन में यह सूक्ष्मदर्शी ने इस कोशिका को इतना बड़ा विज्ञान के रूप में बदल दिया है। आज जो छोटी सी कोशिका एक बहुत बड़ी कोशिका विज्ञान का रूप धारण कर ली है, जिसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं साइटोलॉजी। अगर हम साइटोलॉजी के बारे में परिभाषित करें, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं के विषय में व्यापक अध्ययन करते हैं, उन्हें कोशिका विज्ञान कहते हैं। हम अब बात करते हैं कोशिकाओं के आकार के बारे में। कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। अब कोई भी कोशिका का आकार अलग अलग होगा
अलग अलग क्यों होगा, जैसा उसको कार्य संपादन करना होगा वैसे उसका आकार होगा। कुछ कोशिकाएं गोल होंगी, कुछ कोशिकाएं बहुभुजाकार होंगी, कुछ कोशिकाएं सूत्र के समान लंबी होंगी, कुछ कोशिकाएं बेलनाकार होंगी। जैसे जिन कोशिकाओं को आप आगे पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, जिसको पानी को जड़ से खींच करके पत्तियों तक पहुंचाना होता है, वो लंबी लंबी नाली के समान बेलनाकार होंगी। तंत्रिका की कोशिकाएं, जिनको शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदनाओं को लाना होता है, वो लंबे लंबे धागों जैसे होंगी। शुतुरमुर्ग का अंडा बिल्कुल बड़ा सा होगा, गोल अंडाकार होगा वो, तो कोशिकाओं का आकार अलग अलग होगा। जीवाणु बहुत छोटे होते हैं तो छोटे जैसे होंगे, उनके किनारे पर फ्लैजिला पाए जाएंगे जो कि उनको गतिशीलता प्रदान करनी है। उसको जैसा कोशिका को कार्य करना होगा वैसे उसकी रचना भी होगी। यानी कोशिका का आकार उनके कार्यविधि पर